हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो लेट्स प्रोसीड। South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, white who came there to settle, and Indian who came as laborer and trader. तो साउथ अफ्रीका में अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। वहाँ पे कुछ ब्लैक पीपल रहते हैं जो वहीं से बिलोंग करते हैं, लाइक दे आर साउथ अफ्रीकन। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडियंस हैं वहाँ पे, जो एज अ लेबर या ट्रेडर्स गए हैं वहाँ पर। कुछ लोग वाइट पीपल होते हैं। माया नायडू, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. तो माया नायडू जो है 11 साल की लड़की है जो एक साउथ अफ्रीकन गर्ल है और वो जॉन्सबर्ग में रहती है। वो अपनी मदर को हेल्प कर रही है कुछ बॉक्सेस को क्लीन करने में, साफ़ करने में, खाली करने में। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स। उसको एक स्क्रैप बुक मिलता है जिसमें बहुत सारा पिक्चर्स रहता है और न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स रहता है। और वो जो पिक्चर्स रहता है ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज, तो एक 15 साल के अराउंड लड़के का उसमें उसको पिक्चर मिलता है। When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. Her mother, तो जब वो अपनी माँ से पूछती है कि ये सब किसका पिक्चर्स है, तो उसकी माँ बोलती है कि ये हेक्टर पीटरसन का फ़ोटोज़ है। He had been shot by the police. Maya was shocked. Why, she asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. तो माया नायडू जो है उसको एक बॉक्स में कुछ पिक्चर्स मिलता है। जब वो अपनी माँ से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ ये बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है जिनको पुलिस ने गोली मार दी। ठीक है, और माया बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई शी आस्क्ड। तो उनकी माँ बताती है कि साउथ अफ्रीका पहले गवर्न किया जाता था अपार्थेड लॉज के द्वारा। अपार्थेड लॉज क्या होता है, मतलब सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। मतलब साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे जितने भी रेस के लोग रहते थे सबको अलग अलग कैटेगरी पार्ट दिया गया था और सबको अलग अलग रहना था बिल्कुल। अगर वाइट पीपल हैं तो उनका अलग कैटेगरी है, वो अपने में रहेंगे लेकिन दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ब्लैक पीपल अलग रहेंगे, इंडियंस अलग रहेंगे और कलर्ड रेसेस अलग रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। इन रेसेस को आपस में ना तो बैठना अलाउड था और ना तो कॉमन मतलब फैसिलिटीज़ जो है उसको शेयर करना अलाउड था। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थेड। जो माया ये सब बातों पर बिलीव नहीं कर पा रही थी और जो माया की मदर है जब वो ये सब बता रही थी तो उनके आवाज़ में भी एक गुस्सा दिख रहा था। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज वाइट स्पोक, सिर्फ वाइट पीपल का ज़्यादा चलता था, वही लोग बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वे आर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। तो हेक्टर और जो बाकी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपना लैंग्वेज सीखना चाहते थे बट उनको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स किया जा रहा था। ठीक है, और वो लोग कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहते थे, हेक्टर, तो दैट वाज जुलू। द साउथ अफ्रीकन पुलिस beat up the protester mercilessly and shoot at the crowd. One of their bullets killed Hector. तो जो साउथ अफ्रीकन के पुलिस है उन्होंने प्रोटेस्टर को जो इस चीज़ के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि हमें अपने मन के लैंग्वेजेस को बोलने का पूरा हक होना चाहिए, हमें भी अपना एक राइट डिग्निफाइड लाइफ का एक हक मिलना चाहिए, सिर्फ वाइट पीपल को ही बोलने क्यों मिलता है इतना। तो जो साउथ अफ्रीकन की पुलिस है वो प्रोटेस्टर को मर्सीलेसली मतलब बिना कोई दया के
उनको पूरा पीछे करने की कोशिश कर रहे थे बाई हुक एंड बाई क्रुक, और उसी टाइम एक गोली जाकर हेक्टर को लग जाती है, बुलेट किल्ड हेक्टर, और वन ऑफ द बुलेट किल्ड हेक्टर को गोली लग जाती है। और ये बात कब की है, तो 16 जून 1976 की। अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड लॉज के अगेंस्ट एक ग्रुप था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर। मतलब सालों तक इनकी लड़ाई चली, किसकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ग्रुप की और उनके जो लीडर थे, वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला की। फाइनली उनको जीत कब मिला, व्हेन दे सक्सीडेड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अपार्थाइड लॉ से इनको फ्रीडम मिल गया और ये भी एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। तो यहाँ पर इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वेयर कंसिडर्ड इक्वल, और अब सारे लोगों को इक्वल माने जाना लगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये जाना कि अपार्थाइड लॉज के खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक पैरा छूट गया है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ना कुछ हॉस्पिटल्स एम्बुलेंसेस रिजर्व्ड रहता था, अलग रहता था बिल्कुल, किसके लिए, वाइट पीपल के लिए, ठीक है। और जो वाइट पीपल के लिए एम्बुलेंसेस था वो वेल इक्विप्ड होता था, उसमें सारी टेक्नोलॉजीज़ होता था, बहुत साफ़ सुथरा होता था। वही ब्लैक पीपल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता था। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स और बसेस भी अलग अलग होता था दोनों का, वाइट और ब्लैक का। वाइट का सब कुछ बहुत अच्छा होता था, बस स्टॉप्स भी इवन अलग अलग होता था। जो नॉन वाइट्स जो होते थे ना, उनको वे नॉट अलाउडेड टू वोट, उन्हें वोट करने का भी राइट नहीं दिया गया। जो बेस्ट लैंड होता था इन द कंट्री वो भी किसके लिए रिजर्व था, वाइट पीपल के लिए रिजर्व था। नॉन वाइट को रहना पड़ता था वर्स्ट अवेलेबल लैंड पे, ठीक है। ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वेयर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। कभी भी ब्लैक पीपल और जो कलर्ड रेसेस थे उनको कभी भी इक्वल नहीं माना गया, जितना वाइट को सुपीरियर माना जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप, और एक ब्लैक टाउनशिप भी था जहाँ सिर्फ ब्लैक रेसेस के पीपल रहते थे, उसको कहा जाता था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो। हेक्टर पीटरसन जो है वो भी वहीं रहते थे, और उनके जो क्लासमेट्स हैं वो लोग सब मिलकर एक प्रोटेस्ट ज्वाइन किए फॉर द लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज, कि हमें अफ्रीकन लैंग्वेज सीखना है स्कूल में। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक, और ये जो लैंग्वेज था सिर्फ वाइट पीपल अभी तक सीखते थे। कौन सा, अफ्रीकन लैंग्वेज। तो जो हेक्टर और अदर स्कूल के स्टूडेंट हैं, जब उनको फोर्स किया जाता था कि नहीं ये लैंग्वेज आपको नहीं सीखना है, टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज, जुलू, उनको दूसरा लैंग्वेज सीखना था, जुलू, ठीक है। तो यही आगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर जब साउथ की अफ्रीकन की जो पुलिस है जब गोली चलाती है उसमें से एक गोली पीटरसन को लग जाती है, और ये बात है 16 जून 1976 की। और लेकिन हाँ, इन्होंने कभी भी स्ट्रगल करना साउथ अफ्रीकन्स ने नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि 1994 में इनको एक अपार्थाइड लॉ से फ्रीडम भी मिल गया और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं, पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, आखिर रेगुलर इलेक्शन होता क्यों है, चुनाव क्यों होता है। You have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. People हमेशा अपना डिसीजन रखता है, अपना व्यूज़ रखता है सामने एक डेमोक्रेटिक नेशन में। Through voting in election, people elect leader to represent them. वोटिंग करके लोग अपने मन के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो वो करना चाहते हैं देश के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से करवाते हैं। These representative take decision on the behalf of the people. ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पीपल के बिहाफ में सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और वो दिमाग में रखते हैं कि हम किसके आवाज़ हैं, हम लोगों की आवाज़ हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, और हमें उन लोगों के इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखना है। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड, इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। तो हर गवर्नमेंट का देखो एक टेन्योर होता है हर देश में, जैसे कि इंडिया में ये टेन्योर है 5 ईयर का। वन सेलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन द पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। इलेक्शन हो जाता है, कोई गवर्नमेंट चुना जाती है, लेकिन हाँ वो फिक्स्ड पीरियड तक ही रह सकती है। जैसे इंडिया में अगर कोई गवर्नमेंट चुनाती है तो वो 5 साल के लिए रह सकती है। अगर हाँ उस गवर्नमेंट को दोबारा पावर में आना है तो फिर से उसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के साथ जीतना होगा।
तो if they want to continue to be in the power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in the democracy. बिल्कुल सही बात है। और ये एक ऐसा वक्त होता है जब लोगों को फील होता है कि असलियत में पावर जो है ना वो लोगों के हाथ में ही है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और देखो, कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो गलत नहीं कर सकती अपने लोगों के साथ, क्योंकि जो पावर है वो लोगों के पास है। अगर कोई गवर्नमेंट गलत करेगी भी तो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में जो लोग हैं उनको कभी भी वोट नहीं देंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड पावर है। अदर वे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन अ 5 ईयर। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। देखो, वोटिंग करने के अलावा भी हम लोग ये जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? तो पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। जब ज़रूरत होता है कि मुझे लगता है अगर कि गवर्नमेंट जो है कुछ रॉन्ग डिसीज़न लेने जा रही है, तो अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके डिसीज़न को, तो हम ये सही काम करें। एक तरह से हम गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छा बात है। हमको हमेशा अपने देश के लिए लिया गया कोई भी डिसीजन में हमेशा इंटरेस्ट लेना चाहिए। लाइक इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द मनी पीपल हैड टू पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. The government had to change its decision because it is responsible to the people. तो ये बात है अगस्त 2005 की, जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था पैसा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। बट लोग जो थे वो इस डिसीज़न से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये गवर्नमेंट ने गलत डिसीज़न लिया है, जिसके वजह से लोगों ने जो है वो खूब रैली निकाला, सिग्नेचर कैंपिंग निकाला, और लास्ट में गवर्नमेंट को लोगों का बात मानना पड़ा, क्योंकि असलियत में पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। और इसी के वजह से गवर्नमेंट ने पहले खूब समझाने का कोशिश किया, पर जब लोग बहुत ज़्यादा नहीं माने, तब आखिर में जाके गवर्नमेंट को अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ा, और जो उन्होंने इंक्रीज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी का दाम वो भी घटाना पड़ा। There are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. तो बहुत सारा तरीका है ना जिससे गवर्नमेंट जो है उनको उनके लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं देश के, वो बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखो, अगर सपोज़ पीपल को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं, वो रैलीज़ निकालते हैं, वो सिग्नेचर कैंपिंग निकालते हैं। इससे गवर्नमेंट समझ जाती है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। दिस इंक्लूड्स धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपिंग। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्राउट फॉरवर्ड। अगर कोई भी चीज़ गलत लगता है कि गलत डिसीज़न लिया जा रहा है या फिर गलत हो रहा है, कुछ अनजस्टिस हो रहा है, कुछ अनजस्ट हो रहा है, तो ये चीज़ सामने लाया भी जाता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टीवी का होता है, ठीक है। इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलाउड एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रनिंग, अगर पहले तो नीचे वाले पैरों को देखते हैं। वाइल इट इज़ ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, एक डेमोक्रेसी हमेशा अपने लोगों को अलाउ करती है कि आप पार्टिसिपेट करो। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। बट देखो, सच्चाई ये भी है, अगर ऐसा होता ना तो हर देश में 101% इक्वलिटी आ जाता, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सब लोग अभी भी अपने राइट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फिर गवर्नमेंट के हर प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. तो दूसरा तरीका है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं मतलब गवर्नमेंट के प्रोसेस में सोशल मूवमेंट करके, दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। अगर मेरे को कुछ गलत लग रहा है तो हम सोशल मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। कुछ मूवमेंट नहीं निकलता है, स्ट्रगल निकलता है। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासीज, विमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो ये लोग भी, जो दलित है या फिर आदिवासी है
या फिर जो विमेन है वो भी पार्टिसिपेट करती है इन तरीक़ों से, ठीक है। इफ़ अ कंट्री पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज़ रनिंग, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। कोई भी देश का सिटीज़न अगर एकदम इंटरेस्ट लेगा अपने देश के लिए गए डिसीजंस में, या फिर कोई भी मुद्दा अगर चल रहा है हमारे देश में, अगर हमें उस मुद्दा को जानने में इंटरेस्ट हम हमेशा दिखाएंगे, या फिर हम हमेशा अलर्ट रहेंगे कि हमारे देश में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे देश में करंट टॉपिक्स क्या चल रहा है, या फिर हमारे देश में क्या चीज़ के गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्या क्या बात है, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट सरकार में जो बैठे लोग हैं, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, वो और भी बेहतर तरीके से काम कर पाए, इज़न्ट इट। और ये तभी होगा जब सारे सिटीज़न अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपनी अलर्टनेस को दिखाएंगे सारे चीज़ों में अपने देश में। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and town or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it and what they are protesting about. तो अब से आप लोग कोई भी रैली देखो ना अपने आसपास होते हुए, तो ज़रूर जानने की कोशिश करना कि आखिर वो प्रोटेस्ट किस बात के लिए कर रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब ज़रूरत है कोई भी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की। In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. बिल्कुल सही बात है। माया के स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह से कन्फ्लिक्ट, मतलब जो झगड़ा है, वो मौत का कारण भी बन सकता है और बहुत लॉस का कारण भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, सपोज़ अगर पुलिस डिसाइड कर लेगी, पुलिस ही नहीं या कोई भी ग्रुप डिसाइड कर लेगा कि हम सामने वाले को रोकने के लिए कितना भी फोर्स इस्तेमाल करेंगे, भले हमको उसको मारना भी पड़े तब भी हम करेंगे, तो ये बहुत गलत होता है, क्योंकि इससे किसी का डेथ हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, इज़न्ट इट। तो कन्फ्लिक्ट्स इज़ लीडिंग टू डेथ एंड लॉसेस। कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल of different culture, religion, region और economic background do not get along with each other. conflict कब होता है, झगड़ा कब होता है, आपस में झगड़ा तब होता है जब हमें अपने रिलीजन, अपने कल्चर के लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है। जब हमें लगने लगता है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। लोग जो है ना बहुत बार वायलेंट तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए, अपनी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। सपोज़ अगर कोई आदमी को लगता है कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उसके रिलीजन के वजह से, ठीक है, तो उसको कोर्ट तक जाना चाहिए, उसको लीगल काम करना चाहिए, उसको कोर्ट तक जाना चाहिए, कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। ये हुआ लीगल गुड वे ऑफ सेटलिंग द डिफरेंस। कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक लीगल तरीक़ा से निकालना चाहिए। बट अगर हम वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर स्ट्राइक्स करेंगे या फिर हम जुलूस निकालेंगे, तो इससे बहुत लॉसेस होने का चांसेस है या डेथ होने का भी चांसेस है, कन्फ्लिक्ट्स होने का भी चांसेस। कहीं ना कहीं जब कन्फ्लिक्ट होता है तो फियर होता है, टेंशन होता है, टेंशन का माहौल होता है, डर का माहौल होता है, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ होता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो हेल्प करे सॉल्व करने में कन्फ्लिक्ट्स को। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो, हमारे सोसाइटी में भी अभी चल रहा है कुछ कन्फ्लिक्ट, और पहले का भी कुछ है जो पेंडिंग है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये येलो बॉक्स पढ़ लेते हैं। The Indian Constitution lays down the basic rule or laws that have to be followed by everyone. These laws are both for the government and the people. Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. We will read more about this in later classes. तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स हैं और कुछ लॉज हैं जिसके हिसाब से ही सबको काम करना है, बस लोगों को नहीं, गवर्नमेंट को भी, ठीक है। और कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट है, डिफरेंसेस हैं, तो उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी बनता है उन लॉज का, उन रूल्स का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है, ठीक है। नाउ, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। अब रिलीजियस प्रोसेशंस मतलब क्या होता है? प्रोसेशंस, देखो, प्रोसेशंस मतलब होता है जुलूस, मतलब कोई रिलीजन से रिलेटेड जब जुलूस निकलता है एंड सेलिब्रेशंस होता है तो वहाँ पर भी बहुत मारपीट या फिर खून खराबा होने का एक्चुअली चांसेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द रूट
अ प्रोसेशन टेक मे लीड टू बी कन्फ्लिक्ट, कि आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो अपना जुलूस लेके, ये भी एक झगड़ा का कारण बन सकता है. द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन. तो इसमें पुलिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो उन कम्युनिटी के लीडर से मिले जिनका जुलूस निकल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव से मिले, उनसे बात करे, एक सल्यूशन तक पहुँचे जिससे ना तो किसी की जान का नुकसान हो और ना तो कोई रूल या लॉ का उल्लंघन हो. एट टाइम्स देयर इज़ अ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट, बहुत बार डर रहता है कि वायलेंस में इरप्ट मतलब कि ब्रेकआउट, अचानक बहुत ज़्यादा झगड़ा ना होने लगे, मारपीट ना होने लगे, विद पीपल थ्रोइंग स्टोन, एक दूसरे पे लोग पत्थरबाजी ना करने लगे. टू डिसरप्ट द प्रोसेशन, डिसरप्ट मतलब बाधा, मतलब जुलूस में बाधा डालने के लिए लोग आपस में मारपीट ना करने लगे, ये भी डर रहता है एक्चुअली. तो जो पुलिस है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए कि वो हर एक चीज़ का ध्यान रखे कि ऐसा सिचुएशन कभी भी ना आए. रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. अब हम लोग आने वाले पैरा में एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि किस तरह से एक रिवर भी कन्फ्लिक्ट का कारण बन गया, झगड़े का कारण बन गया है. लाइक देखो, अ रिवर में बिगेन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड. अब देखो, नदी तो नदी है, वो कहीं भी बह सकती है. पानी का कोई पानी को नहीं पता होता है हमको यहाँ से जाना, हमको यहाँ से नहीं जाना है, हमको एक ही स्टेट में बहना है, हमको दूसरे स्टेट में नहीं जाना है. पानी है वो कहीं भी बहेगी, ठीक है. तो अगर रिवर एक स्टेट से स्टार्ट होती है वो दूसरे स्टेट में भी जा सकती है, तीसरे चौथे जितना मन उतने स्टेट में जा सकती है क्योंकि वो पानी है. सो द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट. अब लोग इस चीज़ पे भी झगड़ने लगे हैं कि अगर पानी मेरे स्टेट से गुजर रहा है तो पानी पे हक मेरा भी हुआ. दूसरा कहता है नहीं, शुरुआत तो मेरे स्टेट से हुआ ना पानी का, तो नहीं वो पानी मेरा है. दूसरा कहता है नहीं, गुजर तो मेरे स्टेट से रहा है, तो इस पर भी कन्फ्लिक्ट होता है. इस पर एक एग्जाम्पल है कि जो कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट एक है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है. द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागरा डैम इन कर्नाटका इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कर्नाटका है, ठीक है, वहाँ से जो कावेरी रिवर है वो शुरू होती है और वो जाती है तमिलनाडु में. अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कर्नाटका में जो डैम है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागरा डैम, वहाँ पे पानी स्टोर है और वो पानी का इस्तेमाल किया जाता है बेंगलुरु के सारे लोगों का मतलब वाटर नीड्स पूरा करने के लिए, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में यहीं का पानी दिया जाता है, ठीक है. और फिर आगे पानी जाता है तमिलनाडु में. अब यहाँ पे बोला गया है कि द वाटर स्टोर्ड इन मेटूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट. अब तमिलनाडु में पानी आता है फिर उसके बाद, और वो उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स को उगाने में जो डेल्टा रीजन में है, ठीक है. तो कर्नाटका कहता है कि हम तभी पानी भेजेंगे जब हम सारे बेंगलुरु वालों का वाटर सप्लाई का नीड्स पूरा कर देंगे और सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पानी पहुंचा देंगे. और यहाँ पे तमिलनाडु कहती है कि हमें पानी पहुंचाओ जल्दी, ठीक है, क्योंकि जब तक कर्नाटका वाले नहीं छोड़ेंगे तब तक तमिलनाडु के पास पानी नहीं पहुंचेगा. तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये दोनों स्टेट के बीच में चल रहा है, ठीक है. द वाटर स्टोर्ड, एक मेटूर डैम है जो कि तमिलनाडु में है, और एक कृष्णा राजा सागरा डैम है जो कि कर्नाटका में है. तो बेसिकली यही कन्फ्लिक्ट है कि पानी दोनों स्टेट से गुजर रही है. कर्नाटका से शुरू होता है पानी कावेरी, और यहाँ तमिलनाडु में आके ये जाता है. अ कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर. दोनों ही डैम सेम रिवर पर, दैट इज कावेरी रिवर. द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु can only be filled up with water is released from the upstream one located in Karnataka. अब देखो यहाँ पे वही बात है कि कर्नाटका जब तक पानी नहीं छोड़ेगी ना, क्योंकि कर्नाटका ऊंचा पे है, कर्नाटका ऊंचा है, तो जब तक वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो पानी तमिलनाडु में नहीं आएगा. तो यही कन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों स्टेट के बीच में कि कर्नाटका कहता है हमें पानी पहले यूज़ तो करने दो, तो तमिलनाडु कहता है नहीं, पानी हमारे पास भेजो, ठीक है. So therefore both states can't get as much water as they need for the people in their state. तो दोनों ही स्टेट्स को का कहना है कि हमें उतना वाटर नहीं मिल पा रहा है जितनी हमारी ज़रूरत है, ठीक है. दिस लीड टू कन्फ्लिक्ट
इसके वजह से ये झगड़ा होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आए और वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करे कि दोनों को अच्छा से पानी दिया जाए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट टू द इक्वालिटी एंड। तो एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है ना, उसको कमिटमेंट करना होता है, एक प्रॉमिस करना होता है अपने लोगों से कि हम आपको जस्टिस भी दिलवाएंगे और इक्वालिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी और जस्टिस दोनों ही इनसेपरेबल है, हम दोनों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय द लॉ। अनटचेबिलिटी जो है अब वो एक मतलब इलीगल चीज़ हो गया है। अब अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से सज़ा मिलती है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वेयर डिनाइड एजुकेशन। पहले सोचो, अनटचेबल जिनको माना जाता था सोसाइटी के द्वारा, उनको कुछ नहीं करने दिया जाता था। ना तो उनको अपने मन का काम करने दिया जाता था, ना तो उनको पढ़ाई करने दिया जाता था, ना तो उनको रिस्पेक्ट, ना तो डिग्निटी का लाइफ जीने दिया जाता था। ठीक है, ना तो उनको टेम्पल्स में जाने दिया जाता था। Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many other like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. लोगों को जब तक इक्वल तरीके से हम ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का जो डेवलपमेंट है ना, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकोगनाइजेज दीज एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। जैसे कि जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ना, इसको उतना राइट नहीं मिल रहा है या फिर इसको सप्रेस किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल स्कीम, स्पेशल पॉलिसी या फिर कुछ स्पेशल प्रोविज़न निकालती है। लाइक हमारे इंडिया में, इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर। जो लड़कों को हैं ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है या फिर उनका ज़्यादा केयर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड। तो दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज़ नॉट वैल्यू द गर्ल। ठीक है, एंड दिस इज़ अनजस्ट, और इसी को हम इनइक्वालिटी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो जितना वैल्यू देती है एक लड़के को, उतना लड़कियों को नहीं देती है। इन दिस कंटेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रोमोट जस्टिस बाई प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन। और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो एक सपोर्ट देती है उन ग्रुप्स को। कैसे? तो स्पेशल प्रोविजन्स प्रोवाइड करवा के गर्ल्स को, ताकि वो इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम कर पाए, वो कभी भी सप्रेस ना हो। सो दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोअर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। और इसीलिए कभी कभी फ़ीस भी कम कर दिया जाता है गर्ल्स के लिए स्कूल्स में, ताकि वो अपना एजुकेशन पूरा कर पाए और उनको सब चीज़ के लिए अच्छा से फैसिलिटी दिया जाए। सो बाय दिस हमारा चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म होता है और फिर से हम वीडियो डालेंगे फॉर द चैप्टर नंबर 5। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।